वीजा होते हुए भी उस बेचारे लड़के को एंट्री नहीं दी गई। बहुत ज्यादा ले ऑफ सुनने में आ रहे हैं, असली की जॉब है या फेक है, आपको एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सो हाय एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा टॉपिक पर जो कि आज का 2024 का बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। वो क्योंकि 2024 में ना इमिग्रेशन में कनाडा के लिए बहुत रूल चेंज हुए हैं हर वीज़ा के लिए, चाहे वो डिपेंडेंट है, पीआर, स्पाउस, जो भी है। बट एक ऐसी कैटेगरी है विजिटर वीज़ा जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आया है। वो कैसे, वीडियो में आगे बताती हूँ। कि ड्यूरेशन को ही चेंज कर दिया है। पहले जैसे 6 मंथ्स का वीज़ा मिलता था, अब उन्होंने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जितना टाइम के लिए आप रीज़न दिखा रहे हो कि आपको कनाडा आकर ये काम करना है या किसी से मिलना है, सिर्फ आपको उतने ड्यूरेशन का वीज़ा मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा मेजर चेंजेस है, क्योंकि विजिटर वीज़ा का इफ़ेक्ट हर किसी के ऊपर पड़ेगा जो हमारे कनाडा के में रहते हैं, इंडिया के लोग, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो पीआर होल्डर है, या तो उसको अपने पेरेंट्स को बुलाना है, या फिर जो इंडिया में है और उसको यहाँ आना है, जैसे कि स्टडी परमिट नहीं लेना, उसको वर्क परमिट लेना है या कुछ और रीज़न से आना है। तो इस वीडियो में मैं आपको विजिटर वीज़ा के बारे में मैं वो सारी बातें बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप एक विजिटर वीज़ा के स्टेटस पर कनाडा आ रहे हो, या फिर अभी थोड़े से टाइम में आपका आने का प्लान है। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, क्या चीज़ें आपको अपने साथ लेकर आनी चाहिए, या एयरपोर्ट पर आपको क्या क्या बोलना है, और यहाँ आकर आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी। तो विजिटर वीज़ा के बारे में आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन विजिटर वीज़ा लेकर आते हैं। अब जैसे कि कुछ लोग जिनको यहाँ के जॉब ढूंढनी है, वो लोग विजिटर वीज़ा पे आएंगे, यहाँ के जॉब ढूंढेंगे, फिर अपना पीआर, वर्क परमिट, बाकी प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे। उसके साथ कुछ लोग जैसे असाइलम के लिए आते हैं, वो विजिटर वीज़ा लेकर आते हैं, एयरपोर्ट पर कंफर्म करते हैं कि हमें असाइलम चाहिए, या फिर वो एंट्री ले लेते हैं, उसके बाद जाके अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो वो लोग भी विजिटर वीज़ा पे आएंगे। फिर आता है जो घूमने के लिए कनाडा आना चाहता है, या जिसके बच्चे यहाँ पर हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ आना चाहते हैं। अब इस सारे प्रोसीजर में क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जो बंदा, अगर आपका कनाडा में रिलेटिव बेटा जो भी है आपका यहाँ पर है, उसके डॉक्यूमेंट लगेंगे, उनके एजुकेशन, उनका लीगल स्टेटस, और उसके साथ साथ उसकी बैंक स्टेटमेंट, उसकी जॉब सैलरी, ये सारी चीज़ें लगेंगी। उसके साथ आपके जो इंडिया के डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेंगे। अब मैं बात बताती हूँ आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि अगर आप अपने भाई बहन को इंडिया से बुलाना चाहते हो, आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपको, अगर वो बंदा इंडिया में वर्किंग है, तो आपको उनके एम्प्लॉयर से एक ऐसा डॉक्यूमेंट लेना चाहिए, एम्प्लॉयर लेटर, कि वो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं इस टाइम से इस पोजीशन पे, और अपने पर्सनल ट्रैवल के लिए वो कनाडा जा रहे हैं इस ड्यूरेशन के लिए, और फिर वो सारा एक्सपेंस अपना खुद बियर करेंगे। तो इस डॉक्यूमेंट से प्रूफ हो जाएगा कि वो, उनका होम टाइज बहुत अच्छा है और वो वापस जाकर अपनी जॉब को ज्वाइन करेंगे ही। तो अगर रिजेक्शन आ रहा है विजिटर वीज़ा पे, या पहली बार है, तो भी अगर आप ये डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो इससे अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये तो थी डॉक्यूमेंटेशन की बात। इसके साथ आपको, जो इंडिया से आप अप्लाई कर रहे हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट, उनका बैंक अकाउंट। वैसे लॉजिकली तो ये बोला जाता है कि जितना GIC का अमाउंट होता है, आप उतना ही अमाउंट अपने अकाउंट में दिखाओ इक्विवेलेंट, जिससे कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। वो क्यों? वीज़ा ऑफिसर की मेंटालिटी ये होती है कि अगर आप यहाँ जिससे मिलने आ रहे हैं, आप उसके पास नहीं आए, या कुछ और रीज़न से नहीं आपकी बनी, तो आप अपना एक्सपेंडिचर खुद बियर कर पाओगे कि नहीं, या फिर आप चोरी वोरी ये सब चीज़ें करोगे। इसके लिए सबसे ज़रूरी है आप अपना अकाउंट मेंटेन करके दिखाएं। तो ये तो थी सारी डॉक्यूमेंटेशन की बात। अब आपने वीज़ा अप्लाई किया, आपका वीज़ा आ गया और आप टिकट लेकर कनाडा आ गए हो। अब इमिग्रेशन से रिलेटेड आपके एयरपोर्ट पर क्या क्वेश्चन पूछेंगे, इसके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो भी बना रखी है, मैं यहाँ पर सेव भी कर दूँगी लिंक, आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसमें आपको इन डिटेल में बताया गया है कि क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, और वो चीज़ें कैसे आंसर करनी है। बट ये बात थी 2023 की। आजकल 2024 में थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो गया है। अभी क्या हुआ है, कुछ टाइम पहले मॉन्ट्रियल की मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी, उसमें बताया था कि मॉन्ट्रियल में एक फ़्लाइट आई थी जिसमें 40 पैसेंजर्स को वापस भेज दिया गया। वो क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास रिप्लाई करने के लिए आंसर्स थे नहीं। इमिग्रेशन ऑफिसर जब आपसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आ रहे हो, क्या रीज़न है आने का, क्या आप करोगे, आपके जो रिलेटिव हैं या बच्चे हैं वो कहाँ रहते हैं, उनका लीगल स्टेटस क्या है, जब ऐसे क्वेश्चन जब करे गए, तो जो पेरेंट्स थे वो लोग आंसर नहीं कर पाए इंग्लिश में।
अब ये लोग तो इंग्लिश को ही समझते हैं, वैसे ट्रांसलेटर अवेलेबल होता है, बट बेटर होता है कि आप इंग्लिश में रिप्लाई करो। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप इस टाइम पर कनाडा आ रहे हो तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर इंग्लिश में याद करके आओ। मुझे पता है ये चीज़ बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि इतनी इंग्लिश का लेवल नहीं होता सबका, बट स्टिल आपको याद कराना पड़ेगा। अगर आप बच्चे हो, आपके पेरेंट्स आ रहे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको खुद उनको एक एक चीज़ लर्न करानी पड़ेगी। आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, एवरीथिंग, कब आप पीआर हुए थे, कब आप स्टडी पे आए थे, या क्या आपका स्टेटस था, ये सारी चीज़ें। और अगर आप पेरेंट्स नहीं हो बट कोई यंग एज हो, अपने भाई बहन से मिलने आ रहे हो, 20-30 में हो और विजिटर वीज़ा पे आ रहे हो, तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल है ये चीज़ प्रूफ करना कि आप यहाँ से वापस जाओगे। अभी कुछ टाइम पहले एक और बच्चे का केस आया था जिसको माँ बेटा एयरपोर्ट पर थे, माँ को भेज दिया गया, बच्चे के पास विजिटर वीज़ा था, वो लड़का था 20-22 साल का, स्टिल उसको वापस भेज दिया गया। वो इसलिए क्योंकि वो क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर नहीं पाए। उनका लगेज को ओपन कर लिया इमिग्रेशन ऑफिसर ने, जब लगेज चेक हुआ तो वहाँ से एक फॉर्मल वियर निकल कर आया उस लड़के का। अब फॉर्मल वियर तो हम इंटरव्यू के लिए पहनते हैं ना, तो वो चीज़ ये प्रूफ हो गई कि आप यहाँ आकर जॉब ढूंढोगे और आप अपनी होम कंट्री वापस नहीं जाओगे, इसलिए वीज़ा होते हुए भी उस बेचारे लड़के को एंट्री नहीं दी गई थी। तो अगर आप यंग एज हो तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या ऐसा कोई प्रूफ अपने साथ नहीं लाना है लगेज में, जिससे प्रूफ हो जाए कि आप यहाँ पर जॉब अप्लाई करोगे और वापस नहीं जाओगे। अब बात करते हैं कि अगर आप एंट्री लेकर आ भी गए हैं, अब यहाँ पर आकर आप कुछ और प्रोसीजर करना चाहते हैं, जैसे कि असाइलम लेना चाहते हैं या LMIA के थ्रू आप जॉब लेकर फिर आप PR करना चाहते हैं। अगर मैं आज के स्टेटस की बात करूँ तो जो लोग इन कनाडा हैं, PR स्टेटस पर हैं और बहुत 2-3 सालों से भी कनाडा में हैं, उनको भी जॉब में बहुत दिक्कत आ रही है। बहुत ज़्यादा ले ऑफ सुनने में आ रहे हैं, जिसका ले ऑफ हो जाता है दोबारा उसको जॉब मिलने में मुश्किल हो रखी है। अब जो लोग फ्रेशली आ रहे हैं इंडिया से कनाडा, सोचो उनके लिए फिर जॉब मिलना कहाँ से आसान होगा। अगर कोई एजेंट आपको बोल रहा है कि मैं आपको LMIA करा दूंगा या आपकी जॉब पक्की है, तो 99% वो लोग झूठ बोल रहे हैं। अब उस झूठ को पकड़ना कैसे है ये आपको डिसाइड करना है। बहुत सारे तरीके होते हैं वेरीफाई करने के। लालच में मत आओ कि हाँ जॉब मिल जाएगी, सब अच्छा होगा। प्रैक्टिकल नज़रों से देखोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा वो असली की जॉब है या फेक है। अगर LMIA की बात करो कॉस्ट की, तो कनाडा के अंदर $30,000 to $40,000 में LMIA सेल हो रहा है। बट इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट क्या है, इतना अमाउंट लगाने के बाद भी आपकी PR होगी ये कंफर्म नहीं है। इवन PR अगर हो गई है, सिटीजनशिप हो गई है, तब भी कैंसिल होने के पूरे चांस हैं। रिसेंटली मिसिसागा के कुछ एजेंट्स पकड़े गए हैं जो कि LMIA के थ्रू PR दिलवाते थे। अब जब उनके एम्प्लॉयर पकड़े गए हैं तो IRCC उसी एजेंट के थ्रू या उसी एम्प्लॉयर के थ्रू पहले जिसने PR कराई थी उन सबके केसेस को रीओपन कर रखा है, चाहे वो अभी सिटीजनशिप लेकर बैठे हैं वो लोग। तो देखो ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत इफेक्ट करेगा। आप आज LMIA खरीद कर जॉब लेकर PR हो जाओगे, बट हर टाइम माइंड में ये रहेगा कि ओ कभी ना पकड़े जाएं, कभी कुछ ऐसी दिक्कत ना आ जाए, तो आपको लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। उसके साथ महंगाई इतनी हो रखी है कि आप अगर इतना अमाउंट LMIA पर लगा कर आ रहे हो और सोचते हो कि आप बहुत अच्छी सेविंग करके इंडिया वापस चले जाएंगे, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। सेकेंड पॉइंट, आप ये सोचते हैं कि हम यहाँ आकर असाइलम ले लेंगे और हम अपनी PR की फ़ाइल लगाएंगे, तो वो कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर भी आप असाइलम ले सकते हो या फिर बाद में एंट्री लेने के बाद आप भी अप्लाई कर सकते हो, बट उसके भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और वो क्या हैं वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक आपको यहाँ मिल गया होगा, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कंक्लूजन में मैं यही कहूँगी कि असाइलम जो रियल असाइलम के लिए सिचुएशन है, यानी कि जो वॉर की सिचुएशन है जिस कंट्री में, वहीं के लोगों को लेकर आना चाहिए। झूठ में लोगों को लेकर असाइलम नहीं आना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी कंट्री के लिए भी बहुत नुकसानदायक होंगे। जो रियल में कभी प्रॉब्लम में होंगे आपकी कंट्री के लोग, उनको भी वीज़ा नहीं मिलेगा, और जो सच में अच्छे तरीके से आना चाहते हैं उनके वीज़ा की भी रेटिंग ख़राब हो जाती है। सेम अगर आप विजिटर पर आना चाहते हैं अपने किसी फैमिली रिलेटिव से मिलने या घूमने या कनाडा को देखने, तो आपके लिए कोई इशू नहीं है, आप आइए। बट दिक्कत आज के टाइम पर ये है कि वो ड्यूरेशन आपको मेंशन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल पहले लोग इशू देते थे कि हमारे पास हमारा बर्थडे है या फिर बच्चे का बर्थडे है, कोई इवेंट है, उसकी वजह से पेरेंट्स इंडिया से आ रहे हैं, फिर वो पेरेंट्स 6 मंथ तक स्टे करते थे।
अब वो पॉलिसी को इन्होंने चेंज कर दिया है। अब वो ये कहते हैं कि अगर वो इवेंट है तो 10 डेज का आपका इवेंट है तो आपको 10 डेज के बाद की टिकट दिखाओ, तब आपको एयरपोर्ट पे एंट्री मिलेगी। तो आपको उसी टाइम का ड्यूरेशन का वीज़ा मिलेगा। तो जब अपनी फ़ाइल आप अप्लाई करें तो उसमें अपनी ड्यूरेशन अच्छे से मेंशन करें कि इस टाइम के लिए हम आएंगे, ताकि आपको उसी ड्यूरेशन का वीज़ा मिल सके। अगर आप वैलिड रीजन से कनाडा आ रहे हैं किसी से मिलने घूमने के लिए तो आप मोस्ट वेलकम है, आप आइए। बट अगर आप सोच कर आ रहे हैं कि आप LMI या असाइलम या कोई और प्रोसीजर से किसी और रीज़न से आ रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान से आना पड़ेगा। फेयर चांसेस है कि आपको एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बाकी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दी गई डिटेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।